नमस्कार दोस्तों। रचनात्मक शिक्षक मंडल उत्तराखंड की स्कूली बच्चों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं से परिचित करवाने की मुहिम के तहत शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन के अवसर पर हम लेकर आ रहे हैं उनके जीवन की कहानी। इस क्रम में पहले 2 एपिसोड्स में मैं आपको सुना चुका हूं उनके बचपन और युवा अवस्था की कहानी, और आज तीसरी और अंतिम किश्त में आप सुनेंगे उनकी शहादत की दास्तान। तो शुरू करते हैं। सन 1928 का वर्ष राजनीतिक हलचलों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण वर्ष था। सरकार समझ गई थी कि शीघ्र ही कुछ होने वाला है। देशव्यापी असंतोष किसी भी समय भड़क सकता था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन की घोषणा की। उसे भारत आकर यह पता लगाना था कि शासन में कैसे और कितने सुधारों की आवश्यकता है। इस कमीशन में 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। इन्हीं के नाम से यह साइमन कमीशन के नाम से विख्यात हुआ। चूंकि उसके 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए सभी उसका विरोध कर रहे थे। तब सरकार ने यह निश्चित किया कि जहां भी कमीशन जाएगा, वहां के कुछ स्थानीय व्यक्ति कमीशन में ले लिए जाएंगे। इस प्रस्ताव से देशवासी संतुष्ट नहीं हुए और कमीशन के विरोध का निश्चय कर लिया गया। समूचा देश एक स्वर से पुकार उठा, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। उत्तर भारत के क्रांतिकारियों ने साइमन कमीशन का पीछा किया, पर वे इसमें सफल नहीं हुए। इसी बीच 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को कमीशन लाहौर पहुंचा। एक विशाल जन समुदाय ने काले झंडों से उसका स्वागत किया। अधिकारी पागल हो उठे। जुलूस पर अंधाधुंध लाठीचार्ज के फलस्वरूप लाला लाजपत राय बुरी तरह आहत हो गए और कुछ ही दिनों बाद 19 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। इस घटना से सारे देश में क्रोध की लहर दौड़ गई। चारों ओर क्षोभ का वातावरण था। सभी सोच रहे थे कि इस राष्ट्रीय अपमान का बदला कैसे लिया जाए। क्या हम इतने असहाय हो गए हैं कि अपने देश के सम्मान की रक्षा भी नहीं कर सकते? लालाजी की मृत्यु के ठीक 1 महीने बाद भगत सिंह और राजगुरु ने लाहौर पुलिस के केंद्रीय दफ्तर से निकलते समय डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस सैंडर्स को गोली से मार दिया, जिसकी लाठियां खाकर लालाजी आहत हुए थे। इस काम के लिए साथियों ने कई दिन पहले से पुलिस दफ्तर के सामने चक्कर लगाना आरंभ कर दिया था। जगह का निरीक्षण पहले से कर लिया गया था। अंत में 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स काबू में आ गया। भगत सिंह और राजगुरु फाटक से जरा हटकर खड़े थे। कुछ दूर पर जयगोपाल साइकिल लिए ऐसे खड़ा था मानो उसमें कुछ खराबी आ गई हो और वो उसे ठीक करने के लिए रुक गया हो। भगत सिंह और राजगुरु को जयगोपाल के इशारे पर आगे बढ़ना था। इनसे थोड़ी दूरी पर डीएवी कॉलेज की 4 दीवारी के अंदर अपना माउजर पिस्तौल लिए खड़े थे नरनाहर चंद्रशेखर आजाद। सैंडर्स के दफ्तर से बाहर आते ही जयगोपाल का इशारा पाकर राजगुरु ने उसके सिर पर गोली चलाई और वो पहली ही बार में मोटरसाइकिल समेत जमीन पर लौटने लगा। इसके बाद भगत सिंह ने आगे बढ़कर उस पर 3-4 गोलियां और दाग दी और दोनों साथी छात्रावास की ओर भाग निकले। चानन सिंह नामक एक हेड कांस्टेबल ने इनका पीछा किया तो आजाद की पिस्तौल चमक उठी। खबरदार जो आगे बढ़ा तो। चानन सिंह नहीं रुका तो आजाद ने 2 गोलियों में उसे वहीं ढेर कर दिया। सारा देश रोमांचित हो उठा। लालाजी की मृत्यु से हुए राष्ट्रीय अपमान का बदला ले लिया गया। अगले दिन क्रांतिकारी दल की ओर से जो पर्चा निकाला गया, उसमें लिखा था, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना। नोटिस, नौकरशाही सावधान। जेपी सैंडर्स की मृत्यु से लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया गया। सैंडर्स वध के बाद लाहौर से बाहर निकलना एक समस्या थी। भगत सिंह का नाम सारे उत्तर भारत में प्रसिद्ध हो चुका था। पुलिस सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही थी। फरार होने से पूर्व भगत सिंह केश, कड़ा, कंघा आदि से लैस एक सिख नौजवान थे, पर अब उन्होंने वेश बदलकर साहिबी लिबास पहना, केश कटवाकर सिर पर हैट लगाया और क्रांतिकारिणी दुर्गा भाभी के साथ
इस छद्म में कलकत्ता चले गए। भगत सिंह कलकत्ता में यतीन्द्रनाथ दास और अन्य क्रांतिकारियों से मिले। यतीन्द्रनाथ बम बनाने के विशेषज्ञ थे। भगत सिंह के अनुरोध पर उन्होंने आगरा आकर साथियों को बम के निर्माण का प्रशिक्षण देना स्वीकार कर लिया। यतीन्द्र आगरा आए और उन्होंने साथियों को बम बनाने की कला सिखाई। इसी समय दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में 2 अत्यधिक दमनकारी कानून पेश होने वाले थे। वायसराय ने अपने भाषण में इस बात का साफ संकेत कर दिया था कि यदि असेंबली दोनों बिलों को पास नहीं करेगी तो वे अपने विशेषाधिकार से उन्हें लागू करेंगे। भगत सिंह ने दल की केंद्रीय समिति को बुलाकर यह तय किया कि जिस समय ये दमनकारी कानून पेश किए जाएं, ठीक उसी समय असेंबली में बम का विस्फोट किया जाए। इन बम विस्फोटों का उद्देश्य प्रस्तावित कानूनों के विरुद्ध भारतीय जनता के असंतोष का प्रदर्शन मात्र था। भगत सिंह चाहते थे कि जो साथी बम फेंकने जाएं, वे वहीं आत्मसमर्पण कर दें और पकड़े जाने पर अदालत के माध्यम से अपने उद्देश्य की घोषणा करें। वे अदालत को राजनीतिक प्रचार के मंच के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। सभी जानते थे कि पकड़े जाने पर भगत सिंह को फांसी अवश्य होगी। इसलिए बम फेंकने के लिए 2 अन्य साथियों के नाम तय किए गए। पर सुखदेव का कहना था कि जिस उद्देश्य से हम ये काम करने जा रहे हैं, उसे भगत सिंह के अतिरिक्त कोई अन्य साथी खूबी के साथ नहीं कर सकेगा। भगत सिंह ने भी जिद पकड़ ली कि उसे ही बम फेंकने भेजा जाए। अंत में समिति ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के नामों की अनुमति दे दी। बम कहां फेंके जाएंगे और किस स्थान से फेंके जाएंगे, इसका निर्णय पहले ही कर लिया गया था। 5-6 दिन लगातार दर्शक दीर्घा में बैठकर जयदेव कपूर द्वारा मौके की जांच कर ली गई थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को भी सारी स्थिति समझा दी गई थी। वो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी का दिन था। भगत सिंह और दत्त दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में ऐसे स्थान पर जाकर बैठ गए जहां से किसी सदस्य को हानि पहुंचाए बिना बम फेंका जा सकता था। उन दोनों ने खाकी कमीज और नेकर पहनी हुई थी। जैसे ही जॉर्ज शूस्टर ने सूचना देनी शुरू की, भगत सिंह और दत्त ने खड़े होकर बड़ी फुर्ती से अखबार में लिपटे बम सरकारी बेंचों के पीछे खाली जगह में फेंक दिए। बड़े जोर का धमाका हुआ। हॉल में भगदड़ मच गई। वातावरण नीले धुएं से भर गया। सर जॉर्ज शूस्टर मेज के नीचे छिप गए। भगत सिंह और दत्त ने ऊंचे स्वर में नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। उन्होंने अंग्रेजी में छपे लाल रंग के घोषणा पत्र भी हॉल में फेंके, जिनमें फ्रांसीसी अराजकतावादी शहीद वेला को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। उनमें लिखा था, पहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय दमन और अपमान की इस उत्तेजनापूर्ण परिस्थिति में उत्तरदायित्व का गंभीरता से अनुभव करके हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ ने अपनी सेना को यह कदम उठाने की आज्ञा दी है। इस कार्य का प्रयोजन यह है कि कानून के नाम पर यह प्रहसन बंद कर दिया जाए। हम विदेशी सरकार को यह बता देना चाहते हैं कि देश की जनता की ओर से सार्वजनिक सुरक्षा कानून, औद्योगिक विवाद कानून जैसे दमनकारी कानूनों और लाला लाजपत राय की नृशंस हत्या के विरोध में ये कदम उठा रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें कुचल नहीं सकती। बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट हो गए, पर जनता ने जिन विचारों से प्रेरित होकर उन्हें नष्ट किया, वे आज भी जीवित हैं। हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं। हम मानव रक्त बहाने की अपनी विवशता पर दुखी हैं, परंतु क्रांति के अवसर पर कुछ न कुछ रक्तपात अनिवार्य है। इनकलाब जिंदाबाद। पर्चे फेंकने के बाद भगत सिंह और दत्त वहीं खड़े रहे। यदि वे चाहते तो भीड़ के साथ आसानी से बाहर निकल सकते थे, लेकिन वे भागे नहीं। घटना के कुछ ही समय बाद पुलिस अपने दल बल सहित वहां पहुंच गई। एक सार्जेंट ने आगे बढ़कर दोनों को हिरासत में ले लिया। असेंबली भवन एक बार फिर इंकलाब जिंदाबाद के बुलंद नारों से गूंज उठा। जेल के भीतर भगत सिंह निरंतर साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपनी लड़ाई को नए नए तरीकों से तेज करते रहे। अध्ययन और चिंतन का उनका सिलसिला अनवरत चलता रहा। उन्होंने जेल के भीतर भी खूब लिखा। उनका अंतिम पर्चा मैं नास्तिक क्यों हूं
उनके वैज्ञानिक सोच का बढ़िया नमूना है। भगत सिंह अपनी तरह के अकेले क्रांतिकारी थे जिन्होंने सांप्रदायिक दंगों, छुआछूत की समस्या, भाषा और लिपि की समस्या जैसे गंभीर विषयों पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। अदालत के मंच से उन्होंने क्रांति का अर्थ और अपने दल के सिद्धांतों और आदर्शों को खूब प्रचारित किया। दिल्ली बम केस में भगत सिंह और दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस सजा के विरुद्ध लाहौर हाई कोर्ट में अपनी अपील की सुनवाई के समय उन्होंने असेंबली में बम फेंकने से इनकार नहीं किया, लेकिन वो बम किसी को मारने के उद्देश्य से फेंके गए थे, इसका विरोध अवश्य किया। इसके बाद सम्राट के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने के अभियोग में उन पर दोबारा मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मशहूर हुआ। इस केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजाएं दी गईं। फांसी से पूर्व भगत सिंह के वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने गए। उन्होंने भगत सिंह से पूछा, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? मैं बिल्कुल प्रसन्न हूं। आपकी अंतिम इच्छा क्या है? बस यही कि फिर जन्म लूं और मातृभूमि की अधिक सेवा करूं। आखिर अंतिम क्षण आ पहुंचा। 23 मार्च 1931 ईस्वी का दिन। काल कोठरी का द्वार खुला। जेल अधिकारियों ने सूचना दी, भगत सिंह, फांसी लगाने का हुक्म आ गया है, आप तैयार हो जाएं। उस समय भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ने में व्यस्त थे। बिना आंख ऊपर उठाए बोले, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। फिर कुछ क्षण बाद पुस्तक को छत की ओर उछालकर कहा, चलो। भगत सिंह की इच्छा थी कि न तो उनके हाथों में हथकड़ियां लगाई जाएं और न चेहरे को कंटोप से ढका जाए। उनकी इच्छानुसार वैसा ही किया गया। तभी उनके दोनों जीवन साथी राजगुरु और सुखदेव भी वहां आ गए। तीनों एक दूसरे के गले मिले। भगत सिंह ने गाना शुरू किया, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। इसके बाद भगत सिंह ने कहा, मजिस्ट्रेट साहब, आप भाग्यशाली हैं कि आज अपनी आंखों से यह देखने का अवसर पा रहे हैं कि भारत के क्रांतिकारी किस प्रकार अपने सर्वोच्च आदर्श के लिए हंसते हंसते मृत्यु का आलिंगन करते हैं। इसके बाद तीनों क्रांतिकारियों ने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो के गगनभेदी नारे लगाए और फांसी के मंच पर चढ़ गए। फिर तीनों ने अपने अपने फंदे को पकड़ा, चूमा और गले में डाल लिया। इसके बाद चरखी घूमी, तख्ता गिरा और वे तीनों विप्लवी शहीदों की टोली में जा मिले।